So we have come up with some sales ideas जो हमने इस weekend पे identify किए थे, and I have with me my colleagues Maz और Shiraz, and so we are going to explain to you कि हमने आज इस दफा कौन से वो 5 ideas identify किए हैं and what's the rationale. So हमने इस वीकेंड के ऊपर आइडेंटिफाई किया है एंग्रो फर्टिलाइजर विच वी बिलीव के इस पर्टिकुलर वीक के अंदर परफॉर्म कर सकता है. वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा एक परफॉर्म कर सकता है. बट बिसाइड्स ईफर्ट हमने इस दफ़ा आइडेंटिफाई किया है बैंक अल्फला, अटक रिफाइनरी, उसके अलावा हमने एमसीबी बैंक को आइडेंटिफाई किया है. लेट मी जस्ट चेक. बैंक अल्फला इसके अंदर था, मैंने अभी पॉइंट आउट किया. पीएसओ है in NCB Bank. And so we are going to just explain in a bit कि ये इन stocks में हमें क्या वो reasons नजर आती हैं. तो I'll just ask Maz, आपके ख्याल में कौन से stocks हैं जो कि perform कर सकते हैं और क्यों आपने उसको recommend जी बिल्कुल. तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो पीएसओ के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया था पीएसओ, और वो इसका रीज़न मेन यही था कि एक तो जो गवर्नमेंट है वो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जा रही है, एंड आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जाएगी तो मेन उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था दैट इज़ पीएसओ को जो है वो सर्कुलर डेट का था. एंड हमें नज़र यही आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर डेट को किसी तरीके से रिजॉल्व करने जा रही है, तो इसका जो मेन बेनिफिशरी अगर हम देखें तो वो पीएसओ बनता है. इसके अलावा ओवर द वीकेंड एक और चीज़ ये हुई है कि आपकी जो पेट्रोल प्राइसेस की हाइक हुई है पेट्रोल एंड डीजल से, तो इनके इसमें यहाँ पे जो है ना एक्स रिफाइनरी मार्जिन जो होते हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से पीएसओ को इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. और आज अगर हम देखें तो ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें नज़र भी आया लोगों का इंटरेस्ट पीएसओ के अंदर एक अपसाइड हमने देखी है. और अगर आप ईयर एंड पे चले जाओ तो ये पीएसओ जो था वो तकरीबन 120 के अराउंड था. एंड जब दिसंबर की क्लोजिंग के बाद इसके अंदर जब से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्टिविटी करना स्टार्ट की है सर्कुलर डेट के ऊपर, तो पीएसओ 150 के अराउंड गया था. लेकिन अभी मार्केट जो है वो थोड़ी प्रेशर में आई तो पीएसओ नीचे आया, तो 130 के अराउंड रेंज में अभी इस वक्त पीएसओ है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. एंड हम यही समझते हैं कि इधर यहाँ से इसका अपवर्ड ट्रेंड दोबारा चलेगा. इसके अलावा जो हमने दूसरा एक आइडेंटिफाई किया था दैट इज़ एमसीबी बैंक. एमसीबी बैंक हमने इसलिए आइडेंटिफाई किया क्योंकि इसका जो अगर आप देखें तो डिविडेंड यील्ड इसकी काफ़ी अच्छी है अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसको कंपेयर करते हैं दूसरे बैंक्स के साथ. और इसका जो एक और चीज़ है वो ये तकरीबन डिविडेंड यील्ड इसकी तकरीबन 22% के अराउंड बन रही है. एंड दूसरी चीज़ जो इसका था कि इसका जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि इसका कासा मिक्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. एंड लगता यही है कि एमसीबी बैंक जो है वो बैंकिंग के अंदर एक थोड़ा सा सेफ आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एकदम ज़्यादा इसकी शेयर होल्डिंग इतने ज़्यादा लोगों के पास डाइवर्सिफाई नहीं हुई भी है. एंड प्लेयर्स कम होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, तो इसके अंदर वो मार पिटने वाला जो एलिमेंट होता है ना वो कम नज़र आता है हमें. ऑल्दो मुझे एक थोड़ा सा फियर ये नज़र आ रहा है कि अगर तो ये गवर्नमेंट आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रही है तो इनको एडिशनल टैक्सेस वगैरह लगाने हैं. एंड अगर एडिशनल टैक्सेस के अंदर कोई सुपर टैक्स वगैरह की कोई चीज़ लगती है तो फिर ये बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा. एंड दूसरी चीज़ ये भी थी कि जिस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपका इसमें यहाँ पे ना थोड़ा सा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है. तो एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है एमसीबी में. बट अगर आप सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें बैंकिंग सेक्टर में तो हमें लगता है एमसीबी बैंक इज वन ऑफ द बैंक. And so pertinent to this, I would also mention कि जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि एक सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने की कुछ एफर्ट्स हैं, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स अभी लिए हैं, और उसी से रिलेट करता है ईफर्ट भी. फॉर इंस्टेंस तो मैंने आइडेंटिफाई किया था कि ईफर्ट भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि इस वक्त तकरीबन 6 इनफैक्ट 6 के नीचे जो है जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है. एंड इट्स बीन लाइक क्वाइट सम टाइम कि जहाँ पे इसमें एक सेफ हेवन डिमांड रही है इस स्टॉक में कि ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा होता, इसकी प्राइस परफॉर्मेंस भी आ रही होती है, और क्योंकि एक सिक्लिकल्स में से है, सीजनल उसके अंदर एक अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस आ रही होती है. तो अगर हम उस एंगल से देखें तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सर्कुलर डेट से रिलेट आता है वो यही है कि इसमें गवर्नमेंट अभी जो गैस की प्राइसेस है, गैस का जो टैरिफ है एंड कंज्यूमर्स का, उसको इंक्रीज करने वाली है. बिसाइड्स दैट हमने पिछले साल देखा था कि गवर्नमेंट ने एक वैकऑफ बिल पास किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का, जिसके अंदर जो आरएलएनजी की जो कॉस्ट है जो कि नॉर्मल नेचुरल जो गैस प्राइसिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन इसको गवर्नमेंट का एफर्ट ये था कि इसको ब्लेंड कर दिया जाए और एक एवरेज कॉस्ट जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को चार्ज की जाए. बट इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो रिलेटेड पॉइंट था वो ये था कि आप फिर जो प्राइस की जो रेगुलेशन है उसको फिर आप डी रेगुलेट कर देंगे फर्टिलाइजर में.
अगर ये इस तरह से होता है और जो इस वक्त काफी एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट 9,500 रुपए के डिस्काउंट के ऊपर हम जो लोकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको अपनी फर्टिलाइजर को सेल करना पड़ रहा है, सब्सिडाइज है एक तरह से। लेकिन जब ये सब्सिडी खत्म हो जाएगी, ये नॉर्मली खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि रेवेन्यूज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ग्रो कर रहे होंगे और बुक्स में उसका इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह से इसी के अंदर एक और जो मेजर इशू है वो है GIDC से रिलेट करता हुआ। तो वो जो GIDC का इशू है वो भी कोर्ट में गया हुआ है डिसीजन, और लगता ऐसा है कि जब गवर्नमेंट इस तरह के सारे स्ट्रक्चरल मेजर्स ले रही है तो स्लोली ग्रेजुअली वन बाय वन इन तमाम इश्यूज को वो रिजॉल्व करती चली जाएगी, और फिर ये एक मेजर ब्लॉक ऑफ इशू जो था वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, और जिसके बाद हम स्टॉक में एक अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हम समझते हैं कि इस वीक में वो चीज नजर आ रही होगी और ये अच्छा एक परफॉर्म करेगा। So besides EFERT, as I just mentioned, we have highlighted Bank Alpha as well. And so just a month back हमने ये देखा था कि एक बहुत मेजर बायबैक एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी बैंक अल्फा की, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो मेजर इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स हैं, इवन लोकल्स भी, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने जो पोजीशंस थी उनको ऑफलोड किया था, और बैंक ने इन शेयर्स को खुद बायबैक किया था फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन, विच मीन्स के जो इनकी EPS है, जो अब फ्यूचर में जाके जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो EPS भी ज़्यादा बेहतर जो है वो नज़र आ रही होगी, और फिर हम इसके अंदर भी प्राइस परफॉर्मेंस देख सकते हैं। शिराज, अगर आप कुछ बता सकें कि आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? Yes, this week refinery space में मैंने हाईलाइट किया था ATRL, अटक रिफाइनरी लिमिटेड। बेसिकली उसका मकसद हाईलाइट करने का ये था कि वी नो कि रिफाइनरी पॉलिसी जो है उस पर गवर्नमेंट की जानिब से एक अप्रूवल दी गई है। इसमें ATRL को जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसकी लेस रिलायंस है ऑन FO। तकरीबन 72% इसकी जो रिलायंस होती है वो डीजल और आपके MS के ऊपर होती है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा जो है वो एज हासिल है बनिस्बत दूसरी रिफाइनरीज के। जो रिफाइनरी पॉलिसी आई उसमें 6 साल की रिलैक्सेशन मिली है, जिसमें 10% टैरिफ प्रोटेक्शन है, खास तौर पे ATRL जैसी रिफाइनरी को जिसका बहुत मेजर स्टेक है इन दोनों स्पेसेस में, सो उससे ATRL को एक एडवांटेज होता है। दूसरा, ATRL को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो रिफाइनरी पॉलिसी के तहत इनको अपग्रेडेशन करनी है, तो ATRL के पास तकरीबन 29 बिलियन के अराउंड कैश मौजूद है, जो कि तकरीबन 280 रुपये पर शेयर का एक इम्पैक्ट रखता है, जिससे एक ईजी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर अपग्रेडेशन जो कि होनी है और जिसके लिए अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो वो रिजर्व्स भी उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। सेकंड चीज़ जो ATRL को जो सबसे मुमताज़ करती है बाकी रिफाइनरी स्पेस में, वो उसके रिजल्ट्स हैं। हमने देखा है कि रिफाइनरीज के रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए रिसेंटली, बट ATRL ने सबको जो है वो सरपास किया अपने रिजल्ट्स की सूरत में। तकरीबन 117% की रेवेन्यू ग्रोथ आई थी ATRL के रिजल्ट्स के अंदर। सो ये वो चीज़ें थी कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ATRL को इस नए डोमेन में अगर हम रिफाइनरी पॉलिसी के स्कोप में देखें तो उसमें काफ़ी एक एडवांटेज है। सेकंड चीज़ जो हाईलाइट करने की है विद रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग, रिसेंटली हमने देखा था कि ATRL में वॉल्यूम्स काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गए थे, एंड उस वॉल्यूम से एक अंदाज़ा हो रहा था कि स्टॉक में एक अपसाइड मौजूद है। हमने रिसेंटली देखा है कि स्टॉक ने तकरीबन 144 से तकरीबन 170 तक रैली की, बट जो जिस चैनल में ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है वो चैनल इसको तकरीबन 185 तक लेके जाता है। सो वो एक अपसाइड ज़रूर थी, एंड जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो इनके पास जो इन्वेंट्री होती है, जब इस तरह प्राइसेस बढ़ती हैं अचानक से बहुत ज़्यादा, तो इनको इन्वेंट्री गेन्स होते हैं, तो उसका भी एक एडवांटेज था। और वो आज हमने देखा भी कि ATRL ने रिलेटिवली, लेकिन मार्केट आज काफ़ी नीचे आई है, करेक्शन देखी गई मार्केट में, बट स्टॉक ने फिर भी परफॉर्म किया, एंड ऑलमोस्ट 4 to 5% आज हमने उस स्टॉक में ग्रोथ देखी। अच्छा साहब, मुझे आप लोग दोनों से एक सवाल ये है कि हमने ये तो स्टॉक्स की स्पेसिफिक होकर बात कर ली, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट के अंदर व्यू क्या बनता है इस पूरे वीक के अंदर, कोई ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर्स पाइपलाइन में हैं या कोई ऐसी नेगेटिविटी है ऐसी, तो वो मैं चाहता हूं कि अगर आप हाईलाइट करें तो वो, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो मार्केट के अंदर व्यू बनाने की। मेरे ख्याल में देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने लास्ट वीक भी देखी थी कि विद इन द लास्ट वीक मार्केट ने तकरीबन 2000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली की, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो गई थी, जिसमें हमने देखा कि ऑल्दो लेवरेज बड़ी कम थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा आए, और इंडेक्स जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया।
तो वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये बिल्ड हो रही थी कि शायद यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो, ऑल्दो हमें कहीं पे भी पिछले हफ्ते में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आई। लेकिन आज जो पहला दिन है उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है, इंडेक्स जो है अपने आप को करेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत इसी चीज़ की है कि लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा कंसिडर करें स्विचिंग को। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स इस तरह के हैं जिसमें जिनकी एक रीजन थी, क्योंकि गवर्नमेंट आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को पूरा करने जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, तो ये एक पॉजिटिव था। ऑल्दो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन जो 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 मार्केट जिस तरह से इसको परसीव कर रही है उसमें अच्छी चीज उनको ये नजर आ रही है कि क्योंकि अब हम एक आईएमएफ की कंडीशनैलिटी को पूरा करने जा रहे हैं तो उससे आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम हो जाएगा। जब आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम होगा तो जो हमारे पास डिफॉल्ट केस आए, जो सर पे बादल में मंडला रहे हैं, वो तमाम खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम वापस से दोबारा से नॉर्मल एक अपनी इकोनॉमी को लेके चल सकते हैं। तो ये ऑफ कोर्स एक इन्फ्लेशन का एक कंसर्न जरूर है जो आगे जाके शायद ज्यादा मैटर करेगा, लेकिन आज के अगर हम उसमें देखें तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है कि अगर हम आईएमएफ की कंडीशंस को बारी बारी कंप्लीट करते चले, जिसमें जो नेक्स्ट मेजर कंडीशन आती है वो ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ्स को फर्दर इंक्रीज करें। आई डू अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स वो हमारे बजट्स को अफेक्ट करता है, हमारी डेली कंजम्पशन पैटर्न को अफेक्ट करेगा, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वापस हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएंगे, उससे हम निकल सकते हैं। एटलीस्ट एक डायरेक्शन आ जाएगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका मुल्क जो डिफॉल्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे उसमें। अच्छा शिराज, अगर मैं पॉलिटिकल साइड पे आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे हमेशा से आपकी पॉलिटिकल जो आपकी एनालिसिस होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छी लगती है, तो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल डेवलप हुआ है, डू यू थिंक दैट इट विल इफेक्ट द मार्केट? और अभी जिस तरीके से ये चल रहे हैं मामला, तो आपका क्या राय है इसके ऊपर? व्हाट डू यू सी? जी देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सिचुएशन का ताल्लुक है तो अभी एज ऑफ नाउ पॉलिटिकल सिचुएशन पहले से काफ़ी स्टेबल है। हमने देखा था कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको काफ़ी कंसर्न था पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से कि आइदर कहीं जल्दी इलेक्शन ना हो जाए, बट वी सॉ कि पंजाब में जो इंटरिम सेटअप आया और जिस तरह केपीके में इंटरिम सेटअप आया, विदाउट एनी हॉल्ट इंटरिम सेटअप्स प्लेसिंग हो गए। एंड अब रिसेंटली यानी कल कैबिनेट्स ने भी जो इंटरिम कैबिनेट्स हैं उन्होंने अपने हल्फ भी ले लिए हैं। सो व्हाट वी नो नाउ कि अब इलेक्शंस की डेट अनाउंस होना बाकी है, सो दैट मीन्स कि जो पॉलिटिकल नॉइस है वो काफ़ी कम हो गई है। सेंटर में भी गवर्नमेंट के पास काफ़ी इस वक्त सिक्योर एनवायरनमेंट है, बिकॉज एज ऑफ नाउ देयर इज नो ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली। ऑल्दो अब जो जिस तरह गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट के लिए जो मेजर कंसर्न आएगा खास तौर पे लॉ मेकिंग में आएगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ द पार्लियामेंट डजंट हैव एनी मेजॉरिटी नंबर के जिससे वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकें। बट जिस तरह अभी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने लगा है कुछ ही दिनों में जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, अगर उसमें गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है एंड दे आर एबल टू विन मोर देन 15 सीट्स, तो हम ये देखेंगे कि ये गवर्नमेंट ना सिर्फ अपना टेनर कंप्लीट करेगी बल्कि आगे जाके जो बजट मंजूरी है, कुछ अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़े वो भी इनके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। सो पॉलिटिकल साइड पे आई डोंट सी एनी थ्रेट एज ऑफ नाउ, चीज़ें काफ़ी स्मूथ रन हो रही है। बट मुझे भी यही लगता है कि देखिए मार्केट के अंदर अभी जिस तरीके से ये जो पॉजिटिव, अगर ऑल्दो आम यूज़र के लिए जो है ये पेट्रोल की प्राइसेस और जो साउथ भाई ने जिस तरीके से बताया कि गैस की प्राइसेस वगैरह ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी उनकी लिविंग हुड के ऊपर, बट अगर एज अ कंट्रीज इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो फिर ये तो चीज़ें हमें पहले कर लेनी चाहिए थी। ऑल्दो हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले कर दिया हमने, जिसकी वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। बट एटलीस्ट ये कड़वे गुट अगर अभी हम लेंगे तो आगे जाके आपके जो साल बचे हैं उसके अंदर आप थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर हो जाएंगे। और अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में आएंगे तभी आपको फ्रेंडली कंट्रीज से भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितने भी लोगों ने यही उनकी कंडीशन थी कि भाई आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो आई थिंक सो इट्स अ गुड साइन एंड मार्केट भी इसको पॉजिटिवली ले कि ये जितने भी अगर गैस प्राइस इंक्रीज होता है, पेट्रोल हो गया, अभी शायद मजीद पेट्रोल और महंगा हो, डॉलर आपका दोबारा से अप्रिशिएट चल ही रहा है, वो और थोड़ा अप्रिशिएट हो जाए, तो मुझे लगता है मार्केट के लिए थोड़ा ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव आएंगी और इन्वेस्टर्स का भी फिर कॉन्फिडेंस आएगा इस सेक्टर के अंदर। Yes, I also think apart from that, इन तमाम चीज़ों के अलावा
ये जो रिसेंट हमने देखा है कि डॉलर की एक पैरिटी में एक स्पाइक देखा है। अगर हमें याद हो कि व्हेन मिस्टर इस्माइल रिजाइंड, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त डॉलर अराउंड 233 रुपीस था एंड वो ऑलमोस्ट मार्केट फोर्सेस के हवाले था। जब रिसेंटली डॉलर को अनऑफिशियली कैप करने की कोशिश की गई अराउंड 255, उसकी वजह से हमने देखा कि जो आपकी ओपन मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लग गया आपकी इंटर बैंक के अलावा। सो अब जब हमने देखा है कि डॉलर आपका एक समझ लें कि ओपन मार्केट के करीब ट्रेड कर रहा है, आज हमने देखा तकरीबन 268 का हाई क्रिएट किया। आई थिंक एक ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी उस सूरत में कि जब IMF का ये प्रोग्राम जैसे ही हमें ट्रांच रिलीज हो जाती है, उसके बाद व्हाट वी नो इस के रिसेंटली हिसाबदार ने कतर का विजिट किया था एंड वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा LNG टर्मिनल है और जो 2 कोल के प्लांट्स हैं वहाँ से दे आर ट्राइंग टू फेच ओवर $2.5 बिलियन। नॉट ओनली दैट, सऊदी जो डेवलपमेंट फंड है वहाँ से भी $2 बिलियन से फेच करने की कोशिश करेंगे एंड UAE से भी $1 बिलियन फेच करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्टेट बैंक के गवर्नर का रिसेंट अगर आप लोगों ने नोट किया हो, एक स्टेटमेंट गुजरा था कि वी हैव फ्लोज, हम बहुत जल्द आपको फ्लोज नजर आएंगे। तो वो यही फ्लोज हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, बिकॉज वंस ये जब IMF की कंडीशन मीट हो जाती है और वो जो ट्रांच है वो रिलीज हो जाती है आफ्टर ऑल दिस डिफिकल्ट थिंग्स टू कंप्लीट, सो वी कैन सी कि जो डॉलर का इनफ्लो है वो आ जाएगा एंड हम देखेंगे कि जो अभी जो डॉलर और PKR की पैरिटी है ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी एंड उसमें भी हम एक डिक्लाइन देख सकते हैं। साथ पे any closing remarks? I totally agree. In fact, I would just say कि एक पॉजिटिव व्यू मार्केट के ऊपर रखना चाहिए। हमने पहले काफ़ी ज़्यादा इसमें इंडेक्स में देख लिया कि गिरावट रही है एंड पीपल वर कंसर्न कि जब ये 39,000 के करीब चली गई थी तो और इनफैक्ट 38,100 के करीब ही गई थी, तो लोगों को कंसर्न ये शुरू हो गया था कि ये अब 36,000 जा रही है और बहुत सारे लोगों को 30,000 नजर आ रही थी एंड इवेंचुअली फिर हमने देखा कि नहीं, वहाँ पर 38,000 से ही बहुत अच्छा पुल बैक आया, तकरीबन 2,000 पॉइंट्स ऊपर आ गई मार्केट। तो अब अगर लोगों को ये ज़रूर एक घबराहट है कि ये चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, क्या ये वापस नीचे चली जाएगी, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल में इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती आ रही है वो वन बाय वन एक उसके अंदर कंटिन्यूटी है और इनको जिस तरह से ये कंप्लीट करते चले जाएंगे, IMF का प्रोग्राम रिज्यूम होगा एंड एज जस्ट शिराब जस्ट मेंशन के वेरी करेक्टली कि जब ये फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो ये इन ट्रांजैक्शंस के हों या फिर जो हमारे पास ये जो फ्लड रिलेटेड एड थी वो भी अनलॉक हो जाएगी। अगर ये आने शुरू हो जाते हैं तो हमारी जो पैरिटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और फिर हम जिस तरह से स्टेट बैंक ने थोड़े से अर्से पहले अनाउंस किया था कि वो $100,000 तक की LCs को खोल रहे हैं, वो जो नॉर्मल जो मिडिल जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं उनके लिए जो बिजनेस हैं वो दोबारा से खुलने शुरू हो जाएंगे। जो अभी बहुत बड़ा रिस्क हमारे सामने खड़ा है वो है इन्फ्लेशन का और इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको हम अवॉइड कर लेंगे और अगर वो अवॉइड हो गया तो फिर हम बहुत अच्छी एक ग्रोथ देख सकते हैं। Okay, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट हम ये सेशन को अपना एंड करते हैं। अगर आप लोग का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।